नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, हम अग्नाशय ग्रंथि के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने जो ग्रंथियाँ पढ़ी थी उसमें थायराइड थी, पीनियल थी और पीयूष ग्रंथि के बारे में जो है अध्ययन किया हमने। आज अपन पढ़ेंगे अग्नाशय ग्रंथि। ये जो अग्नाशय ग्रंथि आती है, अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी तंत्र का भी भाग होती है और ये जो है पाचन तंत्र के अंदर भी इसका जो है अपन अध्ययन करते हैं। अग्नाशय ग्रंथि को हम एक मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ग्रंथियां हमने देखी थी, ग्रंथियां दो प्रकार की होती है। एक बाह्य स्रावी होती है और जो है एक अंतःस्रावी होती है। ठीक है, बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी। बाह्य स्रावी हम उन ग्रंथियों को बोलते हैं जो एंजाइम का स्रावण करती है, या जिसके अंदर हम जो है नलिकाओं का प्रयोग किया जाता है, या जिन ग्रंथियों के अंदर नलिका उपस्थित होती है। कोई भी जो पदार्थ है वो पदार्थ नलिका के माध्यम से जो है निकलता है, तो उस ग्रंथि को हम बोलते हैं बाह्य स्रावी। जिसके अंदर जैसे यकृत आता है, उसके अंदर स्वेद ग्रंथियां आती है जिसके अंदर, ठीक है, पसीने वाली जो ग्रंथियां है, या लार ग्रंथियां आती है जिसके अंदर, वो बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती है। और अंतःस्रावी ग्रंथियां जैसे हमने पीयूष पढ़ी है, थायराइड पढ़ी है, और अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर ये नलिकाएं नहीं पाई जाती है। नलिका विहीन ग्रंथियां जो होती है उनको हम अंतःस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो स्रावित होने वाला पदार्थ जो होता है वो हार्मोन होता है। इससे स्रावित होने वाले पदार्थ को हम हार्मोन बोलते हैं, और इससे स्रावित होने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं। अब ये जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, ये बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। इसलिए इसको जो है मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। ये अंतःस्रावी भी होती है और ये बाह्य स्रावी भी होती है। इसके बाद बात आती है कि इस ग्रंथि की स्थिति क्या होगी, ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती है हमारे शरीर के अंदर। तो हमारे शरीर के अंदर ये पाई जाती है जब हम पाचन तंत्र के अंदर देखते हैं कि पाचन तंत्र के अंदर ये ग्रास नली आ रही है, और ग्रास नली के नीचे ये क्या है? आमाशय है। इस आमाशय के जस्ट नीचे एक उंगली नुमा संरचना पाई जाती है। उंगली नुमा संरचना पाई जाती है। इस ग्रंथि को हम बोलते हैं अग्नाशय। इसको क्या बोला जाता है? अग्नाशय बोला जाता है। और ये अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। इसके अंदर, इस भाग के अंदर हम जिस चीज का अध्ययन कर रहे हैं वो अंतःस्रावी भाग है। तो इस ग्रंथि के, अग्नाशय ग्रंथि के दो भाग होते हैं, क्योंकि ये मिश्रित है। तो एक बाह्य स्रावी भाग होता है और एक क्या होता है? अंतःस्रावी होता है। तो ये बाह्य स्रावी भाग है। ठीक है। और एक भाग कौन सा होता है? अंतःस्रावी होता है। अंतःस्रावी। दो भाग हो गए। अब इस अग्नाशय ग्रंथि के अंदर जो बाह्य स्रावी भाग होता है वो लगभग पूरी ग्रंथि का जो होता है वो कितना होता है? 98% भाग जो है क्या होगा? बाह्य स्रावी होगा, जिससे एंजाइम स्रावित होंगे। और अंतःस्रावी भाग जो होता है वो केवल कितना होता है? 2% होता है। कितना होता है? 2% होता है। इस अग्नाशय ग्रंथि के अंदर ये जो पूरी ग्रंथि है वो बाह्य स्रावी के रूप में है, और इसके बीच में कहीं कहीं इस तरह से कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। इन कोशिकाओं को कहा जाता है लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं। तो हमारे सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है जो कई बार एग्जामों के अंदर आया हुआ है, कि लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर कहाँ पाई जाती है। तो ये जो लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं हैं ये कहाँ पाई जाती है? लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं अग्नाशय के अंदर पाई जाती है। तो अपन कह सकते हैं कि लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं, लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं ये कहाँ पाई जाती है? तो अपन कहेंगे कि अग्नाशय पाई जाती है। ठीक है। अब ये जो लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं हैं, ये लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है, एप्सिलॉन है। इस तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। और इन कोशिकाओं से अलग अलग क्या होता है? हार्मोन स्रावित होते हैं, जो किसका काम करते हैं? अंतःस्रावी भाग का काम करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम का भाग होता है वो। ठीक है। और बाह्य स्रावी भाग जो इसका होता है 98%, वो भाग किसके अंदर काम आता है? पाचन के अंदर काम आता है। जैसे बाह्य स्रावी भाग से इससे क्या स्रावित होते हैं? एंजाइम स्रावित होते हैं। जैसे एक एंजाइम होता है एमाइलेज। क्या होता है? एमाइलेज होता है। और एक होता है लाइपेज। एक क्या होता है? लाइपेज होता है। और एक यहाँ पे जो भाग स्रावित होता है इसके अंदर वो होता है ट्रिप्सिन। क्या होता है? ट्रिप्सिन। ठीक है। अब ये जो ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, एमाइलेज है, ये इस ग्रंथि से रिलीज होने वाले अग्नाशयी रस के अंदर होता है। और इस अग्नाशयी रस के अंदर जो एमाइलेज होता है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लाइपेज जो होता है ये वसा के पाइशीकरण के अंदर सहायक होता है। और ट्रिप्सिन जो है
वो किसके अंदर होता है, प्रोटीन का पाचन करने के अंदर सहायक होता है। इस तरह से ये जो भाग है ये तो बहिःस्रावी भाग है जो पाचन के अंदर काम आता है। इस अंतःस्रावी भाग के अंदर जो लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं से जो हार्मोन स्रावित हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं आप देखिए। ठीक है, ये जो लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं हैं इनसे एक कोशिका होती है अल्फा कोशिका। क्या होती है, अल्फा कोशिका। दूसरी हम कह सकते हैं, दूसरी है बीटा कोशिका। क्या है, बीटा कोशिका। ठीक है, बीटा कोशिका के बाद एक कोशिका यहाँ पे हम जो है कह सकते हैं गामा कोशिका। ठीक है, ये लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं के अंदर अलग अलग कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं से जो निकलने वाले हार्मोन है उन हार्मोन का हमारे शरीर के अंदर अलग अलग कार्य होता है। तो देखिए क्या क्या कार्य होता है उनका, देखिए चलिए। जैसे अल्फा कोशिका है तो अल्फा कोशिका से जो हार्मोन निकलता है वो हार्मोन होता है ग्लूकागोन। क्या होता है, ग्लूकागोन होता है हार्मोन। ठीक है, इसके बाद बीटा कोशिका से जो हार्मोन निकलता है वो होता है इंसुलिन। क्या होता है, इंसुलिन। इसके अलावा जो डेल्टा कोशिका या गामा कोशिका जो है इससे जो हार्मोन निकलता है वो हार्मोन है सोमेटोस्टेटिन। कौन सा है, सोमेटोस्टेटिन। ये मुख्य रूप से 3 हार्मोन है जो किससे निकलते हैं, अग्नाशय ग्रंथि से निकलते हैं। अब ये क्या क्या काम करेंगे आप देखना इसके अंदर, कि हम ये पढ़ते हैं कि जंतुओं के अंदर जो अतिरिक्त भोजन होता है, जंतुओं के अंदर जो अतिरिक्त भोजन होता है, क्योंकि पाचन के अंदर यदि पाचन के अंदर जो पाचन क्रिया होती है तो फाइनली जाके हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। और इस ग्लूकोज का श्वसन तंत्र के द्वारा ऑक्सीकरण होके, इसका दहन होके हमें क्या मिलती है, एटीपी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। लेकिन एक समय के अंदर पूरे ग्लूकोज का दहन होता नहीं है, तो इसका जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है उसको किस रूप में संचित किया जाता है। तो जंतु कोशिका के अंदर जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है या अतिरिक्त भोजन जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। यही बात अगर पादप कोशिका की जाए तो पादप कोशिका के अंदर जो अतिरिक्त खाना होता है या अतिरिक्त जो भोजन होता है वो किस रूप में संचित रहता है, तो हम कहेंगे वो स्टार्च के रूप में, मर्ण के रूप में संचित रहता है। अब यहाँ पे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के अंदर बदलने का जो कार्य किया जाता है वो मूल रूप से किसके द्वारा किया जाता है, यकृत के द्वारा। ये जो क्रियाएं होती है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन और आवश्यकता पड़ने पर वापस ग्लाइकोजन से क्या, ग्लूकोज, ये जो काम होता है ये यकृत के अंदर होता है। अब यहाँ पे जो हार्मोन है ये हार्मोन इनके अंदर क्या होंगे, सहायक होंगे। तो ये जो ग्लूकागोन हम देख पा रहे हैं, ये ग्लूकागोन क्या करता है, इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। क्या करता है, ये ग्लाइकोजन को, ग्लाइकोजन से ये क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। इससे पहले जो ग्लूकोज था उसको ग्लाइकोजन के अंदर कौन सा हार्मोन लेके गया है, तो वो लेके गया है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, जो हमारे शरीर के अंदर अतिरिक्त ग्लूकोज होता है उस अतिरिक्त ग्लूकोज को किसके अंदर बदलता है, ग्लाइकोजन के अंदर बदलता है। किसके अंदर, ग्लाइकोजन में। किसके अंदर बदलेगा, ग्लाइकोजन के अंदर बदल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे पाचन के अंदर ग्लूकोज बना, ग्लूकोज को किसके अंदर, ग्लाइकोजन के। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से निकलता है कि जंतु कोशिका के अंदर जो अतिरिक्त खाना होता है वो किस रूप में संचित होगा, तो हम कहेंगे ग्लाइकोजन के अंदर। ये जो प्रोसेस होता है ये कहाँ होता है, तो ये यकृत के अंदर होता है। अब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कौन बदलता है, तो हम कहेंगे इंसुलिन जो है ग्लूकोज को किसके अंदर बदलता है, ग्लाइकोजन में बदलता है। ग्लाइकोजन को वापस जो है ग्लूकोज के अंदर कौन बदलता है, तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम किसका है, ग्लूकागोन का। ये जो सोमेटोस्टेटिन होता है ये कहीं ना कहीं वृद्धि हार्मोनों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। वृद्धि हार्मोन को नियंत्रित करता है। वृद्धि हार्मोन जो होते हैं उनको क्या करता है, नियंत्रित करता है, या मानव शरीर की वृद्धि के अंदर क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अग्नाशय ग्रंथि देख रहे हैं जिसको पैंक्रियाज बोला जाता है। आमाशय के जस्ट नीचे उदर गुहा के अंदर ये स्थित होती है। ये बहिःस्रावी भी होती है, अंतःस्रावी भी होती है। इसका जो बहिःस्रावी भाग होता है वो हमने पढ़ा है कि कितना होता है, 98% होता है। और जो अंतःस्रावी भाग है वो कितना होता है, लगभग 1-2% जो है अंतःस्रावी भाग होता है। अंतःस्रावी भाग के रूप में इसके अंदर क्या पाई जाती है, लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं पाई जाती है। इन लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं से अलग अलग क्या निकलते हैं, यहाँ पे हार्मोन निकलते हैं। तो जैसे अल्फा कोशिका, तो अल्फा कोशिका से क्या निकलता है, ग्लूकागोन निकलता है। और ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। इसी तरह से जो बीटा कोशिका है
वो बीटा कोशिका से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है, और इंसुलिन ग्लूकोज को किसके अंदर बदलता है, ग्लाइकोजन के अंदर बदलता है। ठीक है, अब ये जो गामा कोशिकाएं हैं, ये गामा कोशिकाओं से क्या निकलता है, सोमेटोस्टेटिन निकलता है, जो वृद्धि हार्मोनों के साथ कार्य करता है, वृद्धि हार्मोनों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, इसी तरह से जो ये इंसुलिन है, इंसुलिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंसुलिन का मूल रूप से इससे एक रोग होता है, उस रोग को हमें देखना है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत कॉमन रोग है, हमने नाम सुना है किसका, डायबिटीज का। किसका नाम सुना है हमने, डायबिटीज। ये जो डायबिटीज है, डायबिटीज रोग, जिसको हम क्या बोलते हैं, मधुमेह, जिसको हम क्या बोलते हैं, मधुमेह रोग बोलते हैं। और ये जो डायबिटीज है, इस डायबिटीज को हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। इसको हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस रोग होता है ये डायबिटीज मेलिटस, इसको हम बोलते हैं मधुमेह। क्या बोलते हैं, मधुमेह। इस रोग के अंदर क्या होता है, इस रोग के अंदर हमारे शरीर के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। या ग्लूकोज किसका रूप है, कार्बोहाइड्रेट का रूप है, तो कार्बोहाइड्रेट की हमारे शरीर के अंदर क्या बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि इंसुलिन को हमने देखा कि ये जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर बदलने का काम कौन कर रहा है, ग्लाइकोजन में बदलने का काम कौन कर रहा है, इंसुलिन कर रहा है। कौन कर रहा है, इंसुलिन कर रहा है। अगर ये इंसुलिन की कमी हो जाए, इंसुलिन की क्या हो जाए, यहाँ पे कमी हो जाए, तो ये पूरी तरह से ग्लूकोज जो है किसके अंदर नहीं बदल पाएगा, ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा। अब ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा तो ये जो ग्लूकोज है ये हमारे किसके अंदर चला जाएगा, रक्त के अंदर। और रक्त के अंदर जब शर्करा की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो शर्करा की मात्रा बढ़ने को ही हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। इस रोग को हम क्या बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसके अंदर एक चीज और ध्यान रख सकते हैं कि इंसुलिन के अंदर एक धातु पाई जाती है, इंसुलिन के अंदर एक धातु पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं जिंक। जिंक धातु किसके अंदर पाई जाती है, इंसुलिन के अंदर पाई जाती है। इसके साथ हम ध्यान रख सकते हैं कि जैसे जो पर्णहरित होता है, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल जो होता है, उसके अंदर भी एक धातु पाई जाती है पादपों के अंदर। वो धातु कौन सी है, मैग्नीशियम। इसी तरह से रक्त के अंदर हम देखते हैं कि रक्त के अंदर जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, जो आरबीसी होती है, उन आरबीसी के अंदर एक धातु पाई जाती है, कौन सी है, फेरस। कौन सी है, फेरस, जिसको हम हीमोग्लोबिन के अंदर प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपको जो है अग्नाशय ग्रंथि के बारे में पढ़ाया है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है और इससे रिलीज होने वाले जो हार्मोन है उनके बारे में बताया है। और अंतःस्रावी के अंदर लैंगरेंज द्वीप कोशिकाएं होती है, द्वीप कोशिकाओं से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, उन हार्मोनों के बारे में बताया है। और डायबिटीज मेलिटस रोग जो है, मधुमेह रोग जो है, वो किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है। तो ये बात मैंने आपको बताई है। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए।